नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात भारत और तालिबान के रिश्तों को लेकर हम करेंगे, क्योंकि हमने दुबई में एक अहम मुलाकात देखी, जहां पर तालिबान के विदेश मंत्री मुताकी के साथ हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री की मुलाकात हुई। लेकिन भारत और तालिबान की दोस्ती पर अमेरिका के डीप स्टेट की नजरें पड़ चुकी हैं। इसे आगे डिकोड करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन इस दोस्ती से जहां परेशान हैं, वहीं खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि अमेरिका भी भारत और तालिबान के रिश्तों से परेशान नजर आ रहा है। इसको डिकोड किया जाएगा कि आखिरकार अमेरिका की परेशानी क्या है और भारत के पास आगे क्या ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन साथ ही में बांग्लादेश की भी बात होगी, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज ये कबूला है कि सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर उनकी मौत मौजूद थी, और अगर वो बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो 20 मिनट के बाद उनकी हत्या भी कर दी जाती, कुछ उसी तरह से जिस प्रकार से उनके परिवार की हत्या की गई थी। इस मुद्दे पर भी आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारत तालिबान दोस्ती पर चीन पाक की नजर, अमेरिकी डीप स्टेट भी बिगाड़ सकता है खेल। भारत तालिबान दोस्ती से टेंशन में पाकिस्तान, तालिबान विदेश मंत्री से मिले थे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत तालिबान दोस्ती से टेंशन में पाकिस्तान और चीन। भारत तालिबान दोस्ती पर पाकिस्तान चीन की नजर, अमेरिका डीप स्टेट भी बिगाड़ सकता है खेल। भारत तालिबान दोस्ती से टेंशन में पाकिस्तान, तालिबान विदेश मंत्री से मिले थे विक्रम मिस्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत तालिबान दोस्ती पर चीन पाकिस्तान की नजर, अमेरिकी डीप स्टेट भी बिगाड़ सकता है खेल। भारत तालिबान दोस्ती से टेंशन में पाकिस्तान, तालिबान विदेश मंत्री से मिले थे हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। दुबई में मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद जो है पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका का डीप स्टेट भी भारत और तालिबान के बीच दरार डालने में लग चुका है, और चीन भी नहीं चाहता कि भारत और तालिबान के रिश्ते ठीक हो। लेकिन भारत पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि अफगानिस्तान का अगर कोई भला चाहता है, कर सकता है, तो वो सिर्फ भारत है। चलिए एक बार ग्राफिक्स, और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। तालिबान भारत दोस्ती पर किस किस की नजर? भारत तालिबान दोस्ती से टेंशन, पाकिस्तान चीन अमेरिका परेशान नजर आए। अफगानिस्तान में एक्टिव हुआ अमेरिकी डीप स्टेट, दोस्ती में दखल देना चाहता है डीप स्टेट। तालिबान भारत से टेंशन में पाक, पाक की एयर स्ट्राइक का भारत ने सबसे पहले विरोध किया था। तालिबान को मिला भारत का साथ। तालिबान ने मांगी हेल्थ सेक्टर में भारत से मदद, भारत तालिबान की मदद के लिए तैयार। अमेरिका को सता रहा अनोखा डर कि अलकायदा को मिल रहा है तालिबान की मदद, और जिससे अमेरिका भी थोड़ा परेशान नजर आ रहा है। लेकिन तीनों ही इस कोशिश में लगे हैं कि भारत और तालिबान के रिश्तों में दरार डाली जा सके। लेकिन भारत कूटनीतिक तौर पर उसी हिसाब से अपनी चालें चल भी रहा है। चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। हमारे साथ आज चर्चा में जाने माने दो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अश्विनी कुमार सिवाच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू सर समय देने के लिए। थैंक यू जय हिंद। थैंक यू सर। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके जय देवनाथ, हिंद। एयरफोर्स पायलट। शुक्रिया सर। जय हिंद। थैंक यू। चलिए सिवाच सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ मैं करूंगा। जिस प्रकार से भारत और तालिबान के रिश्तों की एक नई शुरुआत, जो दुबई में मुलाकात हुई हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमीर खान मुत्ताकी जो कि विदेश मंत्री हैं इस वक्त तालिबान के अफगानिस्तान के, उनके साथ मुलाकात दुबई में हुई। उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका का डीप स्टेट और चीन भी इस मुलाकात से काफी परेशान है, और कोशिश हो रही है कि कैसे ना कैसे
भारत और तालिबान के रिश्तों में एक कड़वाहट पैदा की जाए? आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर। हाँ बिल्कुल, देखो राजेश, इसको बड़े माइन्यूटली हमें देखना पड़ेगा। पहले देखते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन क्या थे। जब वहां पर अमेरिका था अफगानिस्तान में, तो 10 साल के करीब भारत ने वहां $3 बिलियन इन्वेस्ट किया। वहां पार्लियामेंट हमने बनाया, डैम हमने बनाया, सरमा डैम, सड़कें बनाई थी हमने, जो कि एक प्रकार से ईरान से अफगानिस्तान को कनेक्ट करती है। और इसके अलावा करीब करीब 100 प्रोजेक्ट बनाए थे। मगर जब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, तालिबान ने रूल टेक ओवर कर लिया था 15,221 में। उसके बाद भारत का मिलाप टूट गया था, और ये जितने प्रोजेक्ट, उसमें से 23 प्रोजेक्ट बने थे, बाकी प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट थे, वो रह गए थे। मगर अब जी जिस सर। प्रकार से पूरा का पूरा एक चर्निंग इफेक्ट हुआ इस इलाके में, और भारत को पता था कि जो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनके बीच के अंदर कुछ एक ऐसे रिश्ते हैं जो कि फोर्ट लाइंस हैं, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। जैसे डूरन लाइन को कभी भी अफगानिस्तान ने नहीं माना। पश्तून जो जी हैं दोनों तरफ हैं, वो मिलना चाहते हैं अफगानिस्तान में, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो हमें पता था कि 6 महीने के अंदर ही इनके अंदर टकराव होगा, और वो हुआ। जो खुशी और जश्न मनाया था पाकिस्तान ने कि अब उनको स्ट्रेटेजिक डेथ मिल जाएगी अफगानिस्तान में, जी क्योंकि वहां पर तालिबान आ गया, वो भी बिल्कुल खत्म होगा। अब बात आती है कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि रिश्ते इतने खराब हो जाएंगे कि लड़ाई की नौबत आ जाएगी। आज की तारीख में तालिबान, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक प्रकार से इस कगार पे पहुंच गए हैं कि इनके बीच में जंग भी हो सकती है। तो ऐसे में ओके सर। सच्चाई है कि एनमीज एनमीज माई फ्रेंड, इसमें कोई शक नहीं। भारत और तालिबान के बीच में वर्केबल रिलेशन, भारत ने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया, ना करेगी। और ये भी सच्चाई है कि भारत ने वर्केबल रिलेशन, जैसे आमिर खान मुस्ताकी मुताकी, जो कि जी एक प्रकार से एक्टिंग मिनिस्टर हैं वहाँ के अफगानिस्तान के, और हमारे विक्रम मिस्री के बाद बातचीत हुई दोहा में। और बातचीत के दो तीन मुद्दे थे कि एक तो जितने भी प्रोजेक्ट बाकी हैं उनको पूरा करें। इसके अलावा पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और जी उनको काफी वो चाहिए, जिस प्रकार से फूड ग्रेन चाहिए वो भी हम देंगे, हेल्थ देंगे, एजुकेशन के ऊपर बात हुई। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बात हुई? बात ये हुई कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमकाता है कि आप लैंडलॉक हो, ओके। आपको हमारे कराची पोर्ट से ही जाना है। मगर भारत ने ये बताया है कि वो जरूरत नहीं है, चाबार पोर्ट के थ्रू जाएं, ईरान के थ्रू, और चाबार पोर्ट आपके लिए खुला है। तो एक बहुत ही नया डायनेमिक्स पैदा हो गया आज की तारीख में। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को लगता है कि वो तालिबान जिसको वो सोचता था स्ट्रेटेजिक मैच मिलेगा, ये तो पासा ही जी बदल गया है। और इसमें चीन को भी बिल्कुल सर। नुकसान है। उसकी वजह यह है कि चीन ने सोचा है कि अफगानिस्तान की जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट करेगा। चीन ने सोचा था जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को घुमा के फिर ये अफगानिस्तान भी ले जाएगा, वो भी नहीं होगा। और किसी तरीके से उसको लग रहा है कि अगर भारत और तालिबान के रिश्ते अच्छे होते हैं तो वो इम्पैक्ट करेगा चीन के रिश्तों को भी। क्योंकि याद रखो, चीन का और अफगानिस्तान का जो मिलाप है वो वखान कॉरिडोर को है। वखान कॉरिडोर को बिल्कुल एक सर। प्रकार चिकन नेक बोला जाता है, क्योंकि उसकी जो उसकी 300 किलोमीटर के करीब उसकी लंबाई है, 16 से 64 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई है जो जी। चीन समझता है वखान बॉर्डर के थ्रू वो अफगानिस्तान में आके एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। और ऐसा उसको लग रहा है अभी, जिस प्रकार से भारत और तालिबान गवर्नमेंट के रिलेशन हैं, उसके लिए उसकी जो एक प्रकार एक स्ट्रेटेजी जो बनाई है उसने, कि जो रिसोर्सेज हैं अफगानिस्तान के उनको एक्सप्लॉइट कर पाएगा, क्योंकि वहां जिंक भी है, कॉपर भी है, गैस भी, ऑयल भी, वो शायद उसमें जी रुकावट पड़ेगी। अब आती है अमेरिका की बात। अमेरिका का एक बहुत ही डिफरेंट एंगल है। अमेरिका को पता है कि अमेरिका को का जो नजरिया दो तरह है। अमेरिका आतंकवाद को दो तरीके से देखता है। वो आतंकवाद जो उसको टच नहीं कर सकता, उसको उसके लिए कोई मतलब नहीं है। लश्कर ए तोबा, ओके। जैसे मोहम्मद तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, नो रेलेवेंस टू यूएस। इनको अल ओके। कायदा, इस्लामिक स्टेट, जो
वहां मार कर सकते हैं, वो एक प्रकार से चुनौती है। और वही अभी प्रॉब्लम है कि जैसे तालिबान, अल कायदा और इस्लामिक स्टेट वहां पर पैर पसार रही है, इसलिए वो जी कॉज ऑफ कंसर्न है। इसीलिए जब अमेरिका चला तो गया यहाँ अफगानिस्तान, मगर अभी भी उसकी बेसिस पाकिस्तान में है। जब अल कायदा ओके का लीडर अल जौहरी को मारा गया था ड्रोन से, MQ-13, वो कहां से उड़ा था? वो वहां उड़ा था बलूचिस्तान से, उस बेस से उड़ा था, ओके और वहां उसको फिर अल जवारी को मारा। तो अब वो सोच रहा है कि ये तालिबान अगर होता है तो उसको अल कायदा ना बढ़े या इस्लामिक स्टेट ना जी बढ़े। अब जो तालिबान है उसकी रिश्ते अल कायदा से तो अच्छे हैं, पर जी इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट है। तो ये सच्चाई है। एक आपको पता है मीर अली पैक्ट साइन हुआ था, जो साइन हुआ था अगस्त 2021 से पहले, वो था ओके तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच में। उसमें वादा किया था तालिबान ने TTP को, अगर तालिबान आता है अफगानिस्तान में तो वो पश्तून के लिए इंडिपेंडेंट लैंड बनाने में मदद करेगा और शरिया लॉ लगाएगा। और उस समय ओके अलकायदा भी साथ था। तो ये अभी हमें समझना पड़ेगा, अमेरिका का फोकस है कि कहीं ना कहीं अल कायदा और इस्लामिक स्टेट इतने पैर ना पसार लें कि वो एक प्रकार से अमेरिका के लिए थ्रेट से हो जाए। तो इसलिए वो इन्वॉल्व है। मगर डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया थोड़ा सा पाकिस्तान को लेकर अलग है। जैसे आप और सभी हम जानते हैं कि जो पिछली बार 16 से 2020 तक आए थे, तो उसने यही कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका का मूर्ख बनाया है। जो मिलिट्री बिल्कुल एड देता रहा अमेरिका पाकिस्तान को, वही एड फिर तालिबान के पास जाती थी जो पाकिस्तान, जो अमेरिका से लड़ रहा था। तो उसने मिलिट्री एड बंद कर दी थी, वो तो उस समय थी। अब क्या होगा समय बताएगा। पर जियो स्ट्रेटेजिकली जो, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसी सिचुएशन है। ये राजेश। काफी चीजें आपने क्लियर कर दी हैं सर, शुक्रिया इसके लिए। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूकेट देवनाथ सर, मैं आपके पास आऊंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर जानना चाहूंगा सर, कि क्या आप सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने दुबई में एक अहम मुलाकात देखी और उसके बाद से हमने देखा है कि पाकिस्तान भड़का हुआ है और वो लगातार ये भी कोशिश कर रहा है कि वो ढाका के जरिए एक नई चुनौती भारत के सामने खड़ी करे, लेकिन दूसरी तरफ चीन का भी एंगल इसके अंदर आ रहा है, अमेरिका का एंगल भी आ रहा है कि तीनों ही चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से भारत और तालिबान के बीच एक दुश्मनी पैदा की जाए। देवनाथ साहब। राजेश, ये समझना पड़ेगा कि सदियों से, अलेक्जेंडर द जी ग्रेट के टाइम से ही यह माना जाता रहा है कि जो भी अफगानिस्तान पर अपना इन्फ्लुएंस बना के रखता है, उसका पूरब से पश्चिम जाने का रास्ता साफ है और पश्चिम से पूरब आने का रास्ता साफ है। हजारों साल से एशिया में जो भी ट्रेड हुई है या हमले हुए जी हैं, वो रास्ते सब अफगानिस्तान से गुजरे हैं। ये चीज अगर हम देखें भारत के इतिहास में भी आर्यन जब आए उसी रास्ते से आए। अगर हम भारत के इतिहास में देखें तो मुगल जब आए उसी रास्ते से आए। शक, हूण, ये सब उसी रास्ते से भारत में आए। अ, तिब्बत का, चीन का जो सिल्क रूट होता था, उसके जो 3-4 रास्ते थे, सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता चीन से होते हुए, शिनजियांग से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए यूरोप की तरफ जाता था। जी भारत से भी जो व्यापार होते थे उसमें अफगानिस्तान का मेडिवल टाइम में यानी मध्य युग में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान था। जब ओके सर। अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने अफगानिस्तान को भारत और जो ब्रिटिश जार अंपायर, रशियन जार अंपायर था, उसके बीच में बफर बनाया, पूरा का ओके पूरा अफगानिस्तान। और जब उन्होंने देखा कि रूस जो है अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाते 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 ताजिकिस्तान तक पहुंच गया, तो उन्होंने वखान कॉरिडोर को क्रिएट किया, जो कि एक आर्टिफिशियल क्रिएशन थी। ये ओके गौरतलब बात है कि वखान कॉरिडोर को अंग्रेजों ने बनाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ओके कि ताजिकिस्तान, जहां तक कि रूस का जार का इन्फ्लुएंस, जार की फौजें आने लगी थी उनके बीच में, और ब्रिटिश अंपायर की जो फौजें हैं जो कि ओके, उनके में कोई नॉर्थ टकराव ना नॉर्थ हो। वेस्ट में डिप्लॉयड थे, उनके बीच में कोई संपर्क आए। अभी सेम जी चीज को अमेरिका ने फॉलो किया, रशिया ने फॉलो किया है। अब जी दिक्कत ये आ रही है कि अफगानिस्तान में तालिबान हो या कोई भी हो, अमेरिका हमेशा चाहेगा कि वहां पर उसका इन्फ्लुएंस रहे। अगर भारत वहां पर बढ़कर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लेता है, तो शायद अमेरिका को दिक्कत ये आ रही है कि
अमेरिका चाहेगा कि भारत उसकी शरण में आकर, यानी भारत अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ाए। काम करें। यानी जैसे अमेरिका ने इजरायल का इस्तेमाल करते हुए पश्चिमी एशिया में अपना दबदबा रखा है, अमेरिका जी। चाहता है कि भारत का इस्तेमाल करके वो चीन पर कंट्रोल रखे, भारत का इस्तेमाल करके वो अफगानिस्तान पे कंट्रोल रखे, इस तरह से। तो अमेरिका को दिक्कत ये आ रही है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, हमारी जो विदेश नीति है, वो अमेरिका के जी। साथ उनके बस में नहीं आ रही है। हम अफगानिस्तान में जो कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, इससे और अमेरिका जी, को और दिक्कत आ रही है। जी इसलिए अमेरिका राजेश। भी परेशान है। लेकिन माफी चाहूंगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा देवनाथ सर, माफी के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार ब्रिक्स को लेकर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर आपको दिखा दें। पाकिस्तान को ब्रिक्स का एक और बड़ा झटका। ब्रिक्स का नया मेंबर बना नाइजीरिया। अब तक ब्रिक्स के बन चुके हैं 9 मेंबर। पाक के लिए नहीं खुले ब्रिक्स के दरवाजे। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान को ब्रिक्स का एक और झटका। ब्रिक्स का नया मेंबर बना नाइजीरिया। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान को ब्रिक्स का एक और झटका। ब्रिक्स का नया मेंबर बना नाइजीरिया। अब तक ब्रिक्स के बन चुके हैं 9 मेंबर। पाक के लिए नहीं खुले ब्रिक्स के दरवाजे। पाकिस्तान को ब्रिक्स का एक और बड़ा झटका। ब्रिक्स का नया मेंबर बना नाइजीरिया। जल्दी से ग्राफिक्स। अब तक 9 मेंबर ब्रिक्स के बन चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए दरवाजा बंद है। ब्राजील ने किया सदस्यता का ऐलान। 9 देश बने ऑफिशियल ब्रिक्स पार्टनर। वियतनाम भी चाहता है ब्रिक्स की सदस्यता। पाकिस्तान भी चाहता है ब्रिक्स की सदस्यता, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल भागीदार देश भी नहीं बन पाया है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला समूह है ब्रिक्स, लेकिन पाकिस्तान डूबती हुई अर्थव्यवस्था, तो कैसे जगह मिल सकती है? नेक्स्ट ग्राफिक्स। वैश्विक जीडीपी में 23% का योगदान ब्रिक्स करता है। ब्रिक्स से टेंशन में डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, जिन्होंने 100% टैरिफ लगाने की धमकी ब्रिक्स को दे दी थी। लेकिन क्या ये होगा नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार चर्चा में बने हुए हैं। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव सर, आपके पास में आऊंगा। जिस प्रकार से ब्रिक्स में पाकिस्तान शामिल होना चाहता था, लेकिन दूसरे देशों को शामिल कर लिया जा रहा है। नाइजीरिया को भी शामिल कर दिया गया। वियतनाम भी सामने आया है, उसने भी इच्छा जताई है। क्या कारण है कि फिलहाल पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स के दरवाजे बंद हैं सर? हाँ देखो राजेश, पहले हम देखते हैं कि ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल समूह है। और ये ज्यादातर इकोनॉमिक फोरम के ऊपर विश्वास रखता है। और स्टार्टिंग में इसके 4 मेंबर थे, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। इंडिया जी। एंड चाइना। और 2010 के अंदर इसके अंदर साउथ अफ्रीका भी मिला था, और फिर इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। अब जिस प्रकार से इसके 4 और मेंबर बने थे, जिसके अंदर बेसिकली ईरान भी आता है, इंडोनेशिया आता है, इजिप्ट आता है, और UAE आता है, और इथोपिया भी था, मगर वो इथोपिया बाद में जी। ज्वाइन नहीं किया। अब कहीं ना कहीं नाइजीरिया की भी बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या महत्व क्या है, ब्रिक्स आज की तारीख में कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था जब बाइडेन का रूल था। जब जी। प्रेसिडेंट बाइडेन थे तो तब कहीं ना कहीं 3 बातें आ रही थी कि ब्रिक्स एक 23% GDP को लेता है, पूरा ट्रेड चलता है 23% इसका। कहीं ना कहीं ब्रिक्स करेंसी की भी बात होने लगी थी, कि जो कि जी। डॉलर को एक प्रकार धमकी देगा और कंपटीशन देगा, और आपस में इनका ट्रेड होना था। मगर मुझे लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ब्रिक्स की अहमियत उतनी रह जाएगी जितनी पहले थी। क्योंकि कोई ऐसा ओके। देश नहीं है कि जो कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेगा डोनाल्ड ट्रंप से। भारत को बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। मैं कुछ एक उदाहरण देता हूं, फिर आपको समझ आएगी क्या इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप JCPO, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको न्यूक्लियर ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, उसको 2018 में निकल गए थे। और उसके बाद जी। उन्होंने ईरान पे सैंक्शन लगा दी थी।
और उसके बाद भारत वहां से 28% ऑयल लेता था, और ईरान से जो जी ऑयल आता था वो बहुत ही सस्ता था। और साथ में क्योंकि हमारी जो रिफाइनरी थी उसके लिए ट्यून अप थी, और उसके अंदर जो इंश्योरेंस इनबिल्ट था, ओवरनाइट वो 0% करना पड़ा। आप समझें उसका, क्योंकि उसके अंदर काटसा लगा था, काउंटरिंग अमेरिका जी जी। एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती कि आप अमेरिका से पंगा अमेरिका के लेंगे। खिलाफ अब जाए। बात आती है तो फिर हम रूस से कैसे ले रहे हैं 32%? क्योंकि काटसा लगाया नहीं है। अमेरिका ने कभी ओके। भी रूस के ऑयल और गैस पे काटसा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सबसे ज्यादा रूस की गैस और ऑयल तो यूरोप में जा रही थी। जी 33% गैस और 25% ऑयल तो यहां से जाता था, तो इसी उसका हमने फायदा उठाया था। तो हमें बहुत समझ के रहना है। अब क्या करेगा डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगानी है। वो यकीन करेगा कि ब्रिक्स जो है वो इफेक्टिव ना बढ़े। ब्रिक्स के अंदर फूट ओके डालना, सर। ब्रिक्स के ऊपर प्रेशर डालना, और भारत को सोच समझ के चलना है, क्योंकि भारत को ज्यादातर एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट करना है। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं देना है अमेरिका को कि हम इस तरफ टिल्टेड है, क्योंकि हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। और मुझे अब सबसे बड़ा डर ये लग रहा है कि जो हम 32% ऑयल ले रहे हैं चीन से, वो हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर अचकन डालेगा। आप देखेंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगा रूस के ऊपर। वो क्या इकोनॉमिक सैंक्शन के दायरे में आएंगे नहीं आएंगे, ये तो समय बताएगा। तो ब्रिक्स जो है उसका इंपॉर्टेंस है, मगर इंपॉर्टेंस मुझे लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के राज में, कि आप जिस प्रकार से ब्रिक्स एक ऐसा जा रहा था कि इतने देशों ने माफी चाह उसके रहा हूं लिए सर। इंटरेस्ट दिखाया। जी वियतनाम देखा, जी। पाकिस्तान जो आप कह रहे हो। और बिल्कुल सर। दूसरा यह है कि क्यों नहीं कोई देश होता है, मुझे लगता है इसके अंदर जो अगर नया मेंबर बनाना है तो हर मेंबर को यस बोलना पड़ता है। तो शायद वो भी एक रीजन हो सकता है पाकिस्तान नहीं आ पा रहा। पाकिस्तान और नहीं आ दूसरा एक पाया है क्योंकि भारत पाकिस्तान वहां पर मौजूद है। का मैं माफी फायदा चाहूंगा कुछ सर, नहीं है। मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। माफी चाहूंगा अश्विनी कुमार श्रीवास्तव सर। उसके बाद देवनाथ सर मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद इस मुद्दे को और डिटेल से समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत कुछ दुनिया में बदलने वाला है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा हमारी लगातार जारी है। ब्रिक्स के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने से क्या इफेक्ट होने वाला है, और जिस प्रकार से ब्रिक्स अपना विस्तार कर रहा है, क्या वाकई में G7 G20 जैसे संगठनों के लिए एक चुनौती बन पाएगा। सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, क्या वाकई में जिस प्रकार से ब्रिक्स में तमाम उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हो रही हैं, क्या उसने एक यूरोप की टेंशन बढ़ा दी है? क्या G7 की एक टेंशन बढ़ चुकी है? और क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है? सब राजेश, जैसा कि जनरल शिवाक ने बताया, ब्रिक्स के बनने के बाद से थोड़ा सा टेंशन है पश्चिमी देशों में। उनको लग रहा है कि शायद ब्रिक्स जो है पश्चिमी देश, यूरोपियन यूनियन या शायद अमेरिका के काउंटर में खड़ा है। तो जी इन सब देशों में जो विदेश मंत्री हैं, हमारे विदेश मंत्री भी शामिल हैं। हम बार बार पश्चिमी देशों को, यूरोप को, यूरोपियन यूनियन को और अब अमेरिका को समझा रहे हैं कि ब्रिक्स उनके साथ कंपटीशन में नहीं है। भारत की बात करें या ब्रिक्स का कोई भी दूसरा मेंबर है, हम सब चाहते हैं कि हम दुनिया के सभी देशों के साथ व्यापार करें। जी अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ है? चीन का। ये इस एक सेंटेंस में मैं बोल गया कि अमेरिका खुद चीन के साथ अगर इतना ज्यादा द्विपक्षीय व्यापार कर रहा है, तो अमेरिका को जी शायद हक नहीं है दूसरे देशों को आपस में व्यापार करने से रोकने का। एक और चीज है कि ब्रिक्स जो है, अब ऐसे लीडर्स सब ब्रिक्स में आ गए हैं जिनको अमेरिका को चुनौती देने की जरूरत नहीं है। रूस है, ओके सर। चीन है, भारत है। हम सब लोगों को अमेरिका को चुनौती देने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अमेरिका से ये बोलना है, आप हमारे साथ व्यापार करो, हम भी अमेरिका के साथ व्यापार करेंगे। बाकी हम अपने आप आपस में भी व्यापार करेंगे। आज अगर भारत अमेरिका से 31 MQ-9 ड्रोन खरीद रहा है, जी 35,000 करोड़ का डील है, तो भारत की एक पावर है।
मैं आपको राजेश बिल्कुल सच्ची सर। में बता देता हूं, अगर हम इस डील को कैंसिल कर दें तो हमें करीबन जुर्माना देना पड़ेगा 15,000 करोड़ का। लेकिन मैं ओके। बताता हूं, अमेरिका की इकोनॉमी, उनके आर्म्स में, डिफेंस में उनको ऐसा धक्का लगना है, उससे उबरने में उनको, उनकी जो ड्रोन इंडस्ट्री है गिर जाएगी अगले 5 साल के लिए, अगर भारत इस MQ-9 ड्रोन को मना कर दे। आज तेजस में हम जो इंजन लगा रहे हैं अमेरिका का, G404 या 404। 414, जी। आज अगर भारत अमेरिका को मना कर दे कि हम जी इंजन नहीं लेंगे उनसे, हम फ्रेंच इंजन लगा लेंगे तेजस में या रशियन इंजन लगा लेंगे, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट 10 साल लेट हो जाएगा, कोई नहीं फर्क पड़ता इंडियन एयरफोर्स को। लेकिन मैं बताता हूं, अगर हमने जी से उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है या कोशिश कर रहे हैं उसको कैंसिल कर दिया, हमें करीबन 35,000 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन ओके। अमेरिका की जी कंपनी गिर जाएगी, उसके बाद कभी भी खड़ी नहीं हो पाएगी अगले 50 साल तक, ये मैं शर्त लगा के कहता हूं। तो भारत, चीन, रशिया, हम एक इकोनॉमिक पावर हैं। अमेरिका अगर अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, भारत ने भी अगर अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, हमको पता नहीं लगेगा क्या करना है। अमेरिका की जितनी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनके हार्डवेयर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि भारत से हम उनके सॉफ्टवेयर आसानी से बना रहे हैं। जी। अगर भारत आज निश्चय कर ले कि ठीक है, हैदराबाद की कंपनियों को 10,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, होने दो, ठीक है, बेंगलोर की कंपनियों को 15,000 करोड़ का नुकसान, मैं कहता हूं आप देखेंगे 3 महीने के अंदर अमेरिका की आधी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो सॉफ्ट बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे के इंजीनियर्स पर निर्भर करती हैं। तो हमें जी। डरने की कोई बात नहीं है। अब वो समय आ गया है कि इंडिया, रूस, चाइना और ये जो 10-15 मुल्क हैं, हम सब अमेरिका को बोले कि हम बराबरी के हिस्सेदार हैं, हम छोटे भाई नहीं हैं। गरज कर चलेंगे, चलिए, सीना फूल कर, सीना तान कर चलेंगे अमेरिका के सामने। जी राजेश। बिल्कुल देखना होगा सर, 20 तारीख के बाद देखना होगा कौन डोनाल्ड ट्रंप के सामने ऐसे खड़ा होता है। मैं एक बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं सर। एक और बड़ी खबर है जिस पर मैं डिटेल से बातचीत करूंगा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान। उस दिन मौत मुझसे 20 मिनट दूर थी, हसीना बोली। मेरी और मेरी बहन की हत्या की साजिश रची गई। बांग्लादेश ने रद्द किया शेख हसीना का पासपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान। उस दिन मौत मुझसे 20 मिनट दूर थी, शेख हसीना। मेरी और मेरी बहन की हत्या की साजिश रची गई। बांग्लादेश ने रद्द किया शेख हसीना का पासपोर्ट। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, क्योंकि वक्त लगातार कम होता जा रहा है। बांग्लादेश का आगे क्या होगा? शेख हसीना ने दिया बड़ा बयान। हमसे सिर्फ 20 मिनट दूर थी मौत, मुझे मारने की साजिश रची गई, अल्लाह ने मेरी जान बचाई, राजनीतिक विरोधियों ने रची साजिश। नेक्स्ट ग्राफिक्स। बांग्लादेश को लेकर टेंशन में हसीना। कट्टरपंथ की राह पर जा रहा देश। कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुके हैं मोहम्मद यूनिस। पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ चुके हैं मोहम्मद यूनिस। पाकिस्तान पहुंचे थे बांग्लादेशी जनरल। हम सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, क्योंकि वक्त हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह चुके हैं और 2.5 मिनट में दोनों एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। अश्विनी श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। शेख हसीना का यह कहना कि सिर्फ 20 मिनट दूर मुझसे मौत थी, अगर मैं 20 मिनट और रुक जाती तो शायद आज जिंदा नहीं होती। जो मेरे परिवार के साथ हुआ था वो ही मेरे साथ होता। और दूसरी तरफ उन्होंने बांग्लादेश के फ्यूचर को लेकर भी चिंता जताई है। सर। हाँ बिल्कुल राजेश, उससे पहले मैं एक 15 सेकंड में पुराने क्वेश्चन पे दो चीजें बताना जी। चाहूंगा कि अमेरिका आने वाले समय में जो टैरिफ लगाएगा वो लगाएगा रूस पे और चीन पे। रूस पे इकोनॉमिक ओके। सैंक्शन और चीन पे लगाएगा। और चीन का अगर वो लगाता है तो भारत को क्या नुकसान है? भारत को, रूस, चीन को मार्केट चाहिए। चीन की अगर मार्केट यूएस में बंद हो जाएगी तो चीन भारत में डंप करेगा, क्योंकि भारत के साथ उसका ट्रेड है। और वो चीजें जी। क्योंकि सस्ती होंगी, भारत के अंदर जो मार्केट होगी वो ओवरफ्लो हो जाएगी। और सच्चाई यह है कि जो 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड भारत और चीन के बीच में है, हम जो हैं एक्सपोर्ट 20 बिलियन डॉलर ही करते हैं और इंपोर्ट 100 बिलियन डॉलर करते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन मार्क जी। है, आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। बट अब बात आती है शेख हसीना की। अब ये सच्चाई है जो शेख हसीना बताने की कोशिश कर रही है
कि वाकई इसमें तो कोई शक नहीं था, सबको पता है कि अगर शेख हसीना नहीं वहां से आती बांग्लादेश में रह जाती तो फिर वो जिंदा नहीं रहती, ये इसमें कोई शक और सवाल नहीं। मगर पॉइंट ये अभी आता है कि फ्यूचर क्या है बांग्लादेश का, उसका क्या रोड मैप है, क्या मोहम्मद यूनस इस जो सिचुएशन है उससे निकाल पाएंगे। तो मुझे लगता है तो टाइम बताएगा, मगर कुछ जो इंडिकेटर्स हैं वो तो अच्छे नहीं आ रहे। जिस प्रकार से रेडिकलिज्म बढ़ता जा रहा है, मोहम्मद यूनस एक मखोड़ा है, कहीं ना कहीं जमाते इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन रूल द रूस्ट कर रहे हैं, आतंकवाद बढ़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि एंटी हिंदू एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ आपको देखेंगे कि जो बॉर्डर एरिया भारत और बांग्लादेश का, उसमें एक्टिविटी बढ़ेंगी, स्मगलिंग बढ़ेगी, उसके अंदर जी इलीगल माइग्रेशन, रोहिंग्या का आना भी भारत की तरफ होगा। सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश को क्या होगा? बांग्लादेश 15 साल में एक बहुत अच्छी इकोनॉमी पे आ गया था, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड की सबसे अच्छी इंडस्ट्री थी। वन पॉइंट ऑफ बिल्कुल टाइम सर। उसका पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा हो गया था। मगर अगर ये पॉलिसी रही जो मोहम्मद यूनस ने अपनाई है, तो पहले ही एक कोविड-19 के बाद शायद बांग्लादेश की इकोनॉमी भी डिगमगाई थी, मगर वो खड़ी हो जाती अगर शेख हसीना रहती तो। अगर मोहम्मद यूनस ने इस तरीके से रवैया किया तो आप देखेंगे कि अगर भारत के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं हैं तो उसकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भट्ठा गोल हो जाएगा, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल भारत से जाता था, भारत से पानी बिल्कुल जाता, सर। भारत से बिजली जाती, भारत से खाद्य पदार्थ जाते हैं। इसको लैंडलॉक्ड कंट्री के अलावा बोला जाता है इंडिया लॉक्ड कंट्री, बिकॉज 90% उसका जो बॉर्डर है भारत से मिलता है। तो मुझे लगता नहीं सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है। दुख की बात यह है कि आज वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अगर वो पाकिस्तान की तरफ गया और जा रहा है, जैसे जैसे हालात पाकिस्तान के हैं वो बांग्लादेश के भी हो जाएंगे वैसे आने वाले समय बांग्लादेश के में। हो जाएंगे। राजेश। ठीक है सर। 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। मैं देवनाथ सर आपके पास आ रहा हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वाकई में जो बांग्लादेश का फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं? जिस रास्ते पर मोहम्मद यूनुस लेकर जा रहे हैं वो तो वही रास्ता है जैसा सिवाज सर ने कहा, एक कट्टरपंथ का रास्ता है और एक बर्बादी का रास्ता है सर। हाँ राजेश, जनरल शिवाच ने जो कहा एकदम सही बताया कि बांग्लादेश जो है थोड़ा गलत रास्ते पे चल पड़ा है। लेकिन ये गलत रास्ता वो जोर से हल्ला तब तक ही मचाते रहेंगे जब तक वहां इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि चाहे जमात हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको वोट चाहिए इलेक्शन के दौरान। तो जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद उनका रुख थोड़ा नरम पड़ जाएगा। बीएनपी शायद पावर में आ जाएगी, और बीएनपी अगर क्योंकि अवामी लीग को तो बैन कर देंगे, शेख हसीना को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, तो बीएनपी अगर अपने बलबूते पर पावर पर आ जाती है तो उसने जमात इस्लामी और दूसरा के जो कट्टरपंथी हैं उनको इग्नोर करना है। बीएनपी इतनी खतरनाक नहीं साबित होगी जितनी कि मुस्लिम जी। कट्टरपंथी पार्टियां हैं। मोहम्मद यूनिस ओके। जो है उसके बाद यूरोप वापस चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। लेकिन अब तो जी खालिदा जी भी जा चुकी हैं सर, देवनाथ सर। खालिदा जी भी तो जा चुकी हैं, वो भी तो बांग्लादेश में नहीं है। हाँ, उनकी बात ऐसा है, उम्र हो चुकी है, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ अब का एक उम्र उम्र तो होती मोहम्मद है, यूनुस की भी हो एक चुकी है मेडिकल। सर। हाँ, अब क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, फिर एक जी जज्बा होता है लड़ने के लिए। तो बीएनपी खालिदा के बगैर लड़ेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बीएनपी अपने बल पर अब पावर में आ जाएगी। अवामी लीग तो होगी नहीं वहां पर, तो जी। बीएनपी अपने पावर पे आ जाएगी, तो फिर उनको ये मुड़ मुड़ के लेकिन बैसाखी के जमात लिए इस्लामी भी तो मौजूद जमात की होगी तरफ सर। या कट्टरवादियों की जी तरफ नहीं देखना पड़ेगा। चलिए, जमात इस्लामी भी होगी और जमात इस्लामी के पीछे जिस प्रकार से आईएसआई खड़ी हो रही है वो एक नया चिंता का सबब है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। मेजर जनरल ए के श्रीवास्तव सर बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।